नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात चीन को लेकर हम करेंगे, क्योंकि चीन में कोरोना जैसा एक और वायरस फैल रहा है। जो तस्वीरें चीन से आई हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। इसके बारे में आगे डिटेल से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की इस मुद्दे को हम कोशिश करेंगे। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पे है और लगातार इस वायरस की मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टर से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना की वापसी हो रही है या सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां चल रही हैं, भयानक सर्दी पड़ रही है, उसके कारण जो है इतनी भीड़ चीन के हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही में बात फ्रांस को लेकर भी हम करेंगे, क्योंकि फ्रांस का युद्धपोत राफेल एम लेकर भारत पहुंच चुका है। फ्रांस का परमाणु युद्धपोत भारत में क्या कर रहा है, भारत और फ्रांस मिलकर क्या करने वाले हैं, इस पर भी डिटेल से डिफेंस एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चीन में तेजी से फैल रही कोरोना जैसी महामारी। चीनी हॉस्पिटल में एचएमपीवी के मरीजों की आई बाढ़। छोटे बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा एचएमपीवी वायरस। 2019 चीन के वुहान से दुनिया में फैला था कोरोना। चीन में तेजी से फैल रही कोरोना जैसी महामारी। चीन में तेजी से फैल रही कोरोना जैसी महामारी। एचएमपीवी के जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर आने लगे हैं। छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में ज्यादा असर देखने को मिला है। 2019 चीन के वुहान से दुनिया में कोरोना फैला और 2020 और 21 में क्या कुछ हुआ वो शायद हम कभी भुला नहीं सकते हैं। छोटे बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा एचएमपीवी वायरस। 2019 से चीन के वुहान से दुनिया में फैला था कोरोना। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में तेजी से फैल रही कोरोना जैसी महामारी। चीनी हॉस्पिटल में एचएमपीवी के मरीजों की आई बाढ़। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें, उसके बाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चीन में फैला एचएमपीवी वायरस। कोविड-19 के बाद नया वायरस आया। तेजी से फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमोवाई वायरस। एचएमपीवी वायरस से चीन में दहशत। चीनी हॉस्पिटलों में मरीजों की भीड़। को सांस लेने में समस्या, अस्थमा या सीओपीडी के जो मरीज हैं उनको ज्यादा खतरा है। डब्ल्यूएचओ ने लेकिन अभी तक कोई अलर्ट, कोई चेतावनी जारी नहीं की है, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन में हो क्या रहा है ये आगे डॉक्टर से समझेंगे। लेकिन एचएमपीवी वायरस के लक्षण आप देख लीजिए। फ्लू या सर्दी जुकाम जो है ये इसके लक्षण हैं। बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, सूखी खांसी है, नाक बहना भी इसका एक लक्षण है। कभी कभी घबराहट जो है वो भी हो रही है, तो ये भी एक लक्षण निकलकर सामने आया है। सांस की समस्या इस वायरस से संक्रमित मरीजों में देखने को मिली है। कोरोना की तरह ये फैल रहा है, ये सबसे अहम पॉइंट है। कोरोना की तरह ये फैल रहा है। खांसने या छींकने से ये वायरस फैल रहा है। छूने से भी इसका संक्रमण हो रहा है। तो कुछ वैसा ही है जैसा कोरोना के अंदर हुआ करता था, लेकिन नाम एचएमपीवी वायरस इसको दिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि हम भूल नहीं सकते कि 2019 में जब चीन के वुहान में कोरोना आया उसके बाद क्या कुछ हुआ। लेकिन आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू समय देने के लिए सर, थैंक यू। डॉक्टर नरेश चावला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कई बार जब ऐसी खबरें आती हैं तो मैं अक्सर आपके पास आता हूं अपने दर्शकों के लिए। ये जो चीन में एचएमपीवी वायरस आया है,
तमाम तस्वीरें ऐसी आई जहां पे हम देख रहे हैं कि चीन के हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बच्चे, बुजुर्ग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कोरोना जैसा कोई वायरस आ सकता है लौटकर, या फिर क्योंकि सर्दियां पड़ रही हैं तो उस हिसाब से कोई लोग बीमार पड़ रहे हैं इतने ज्यादा? Thank you, Rajesh, to confiding in me. Let me tell you first thing. अभी तक जो पता चला है, नॉर्दर्न प्रोविंसेस किसी चाइना में कुछ केसेस ज्यादा आए हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं जिसमें बच्चे और बड़े बूढ़े ज्यादा हैं, और कुछ इतना भी है कि जो मॉर्चरीज में कुछ ऐसा है कि मूवमेंट ज्यादा ज्यादा हो रही है। एज वी नो ऑल दैट चाइना इज ए मिस्ट्री लैंड, वहां से सीधी न्यूज कभी आती ही नहीं है। वी हैव टू डू द जजमेंट्स। तो लेकिन ये तो हमें पता चला है। अब हमारे इंडिया के लिए इसका क्या महत्व है? जो पता चला है, दैट इज ए ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। ये एक रेस्पिरेटरी यानी कि सांस का वायरस है, जैसे कि हमारे देश में इन्फ्लुएंजा होता है। मत भूलिए राजेश, सुबह से मुझसे कम से कम 20 पेशेंट पूछ चुके हैं कि कोरोना दोबारा तो नहीं आने वाला, कोरोना सी बीमारी दोबारा तो नहीं आने वाली। तो मैं दोबारा कहूंगा कि हमारे लोग जो हिंदुस्तान के लोग पैनिकीनेस ज्यादा करते हैं। लेट मी टेल यू अदरवाइज ऑल्सो, जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर में हूं, तो हमने देखा है कि लगातार पिछले कुछ समय से बच्चों बूढ़ों में बीमारी खांसी जुकाम वैसे भी ज्यादा लग रही है। सो पर से जो पहले मेरा संदेश है हमारे देशवासियों के लिए, नथिंग टू वरी। क्योंकि मुझसे ये भी कहा पूछा गया कि कुछ चैनल्स में कि 2020 में भी ऐसे हुआ था, पहले चाइना में दिसंबर में हुआ था, हमने हैंडल ठीक से नहीं किया, बढ़ता बढ़ता आप जानते हैं कि 2021 में अप्रैल में तबाही मच गई थी, जब हमारे देश में जी। कलकत्ता इलेक्शंस भी थे और हमारे देश में कुंभ भी था। वो स्थिति दोबारा वापस आ रही है। तो पर से टिल नाउ जो हमारी नॉलेज है, नो डाउट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ शुड वॉच इट मोर केयरफुली। कोई जो फ्लाइट्स रोकनी है नहीं रोकनी, कुछ नहीं करना है, कोई क्वारंटीन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। हमें सिर्फ अगर कुछ करना है मेरे देशवासियों को, तो वो जो कोरोना प्रोटोकॉल था, यानी कि जो बच्चे जी। हैं, छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल से छोटे बच्चे हैं, वो जो एल्डरली लोग हैं, एल्डरली मीन्स जो 60-70 से ऊपर हैं, जिनकी जिंदगी एज पे चल रही है, क्योंकि हमारे देश में इन लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी है, जिनको कोई बिल्कुल कोमोर्बिड सही। बीमारियां हैं, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई हार्ट फेलियर है, कोई किडनी फेलियर है, कोई लिवर फेलियर है, कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कोई एचआईवी पेशेंट्स हैं। इन लोगों को अपनी कोरोना प्रोटोकॉल, यानी कि एक तो N95 मास्क, बाहर निकले तो N95 मास्क इस्तेमाल करें, प्लस भीड़ भाड़ ना करें। यू नो वेरी वेल, ओके। इंडिया इज ऑलवेज, हमारे देश में मीटिंग्स होती रहती हैं। अब इस महीने के अंत पे फिर दोबारा से कुंभ है, तो कहने का मतलब इलेक्शंस दिल्ली में होने ही वाले हैं, तो कहने का मतलब इन चीजों को थोड़ा कम किया जाए। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट नीड्स टू वॉच द सिचुएशन वेरी केयरफुली, इससे पहले कि, क्योंकि मेरे देश में, हमारे देश में ना पैनिकीनेस बहुत जल्दी आ जाती है। तो जी। जी। वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस, यस, बट कोई पैनिकीनेस की या हपड़ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑलरेडी हैव जी। अ गुड शेयर ऑफ आवर ओन डिसीजेस, तो हम ये एक बीमारी ऐड ना करें। सुबह से मुझे इतने लोग पूछ चुके हैं, डॉक्टर दोबारा आने वाला है क्या, दो नई बीमारी आने वाली है? तो आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं कहूंगा, बच्चों को और बड़े बूढ़ों को प्रिकॉशंस दीजिएगा, भीड़ भाड़ मत ओके। कीजिएगा, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने खान पीन का और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिएगा, बट पर से पैनिकीनेस बिल्कुल भी नहीं। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि जितनी सांस से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे सार्स की बात करें, चाहे कोविड की बात करें, अब जब इन बीमारियों के बारे में जानकारी आती है तो ऐसा क्यों होता है कि इनका जो जन्म स्थान है वो चाइना ही होता है? मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा है सर। वाई? You know, don't forget, China is also a huge country with population ओके almost सर। 137.8 crore तो declared है। तो that means India and China are two big countries. India is a democracy, China, you know very well, is a totalitarian state, जहां से न्यूज बाहर आती नहीं है। तो everything is judged by the Western media. So I always believe China and Western media is always at war, ऑलवेज एट वार, ओके। कि उनको लगता है सारी बीमारियां चाइना से ही शुरू होती हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, बट चाइना शुड, टू बी ऑन द फेयर साइड, शुड मेक एवरीथिंग ओपन। ओपन मीन्स, जैसा कि आजकल प्रेस का जमाना है, आजकल मीडिया का जमाना है, एवरीथिंग विल बी, उससे कोई शक भी नहीं करेगा, वो ऐसा भी नहीं होगा। आई थिंक दिस व्हाट वी नीड टू डू टू बी फेयर ऑन द चाइना साइड। जी। एक सवाल और, क्योंकि मेरे पास भी कई कई लोगों के फोन आए, और जब उनको पता चला कि डॉक्टर साहब के साथ आज मैं जुड़ने वाला हूं, तो उन्होंने पूछा है कि जो वैक्सीनेशन हमारा हुआ है
क्या वो हमारी ढाल है आज भी, चाहे वो सर्दी जुकाम है या HMPV जैसे वायरस आ रहे हैं, उसके लिए वो ढाल का काम करेगा जो हमें वैक्सीन लगी हुई है, या वो खत्म हो गई है? लेट मी टेल यू, जो कोरोना की वायरस हमें लगी थी, वो उसके बाद मोस्टली लोगों ने, शुरुआत में हमारे लोगों ने फर्स्ट वैक्सीनेशन और सेकंड वैक्सीनेशन कोविड-19 का लगवाया था। जो थर्ड बूस्टर था, ज़्यादातर लोगों ने नहीं लगवाया था। तो मैं समझता हूँ उसका वैक्सीन का असर तो शायद खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे देश में फ्लू की वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन हमेशा लगती है, और वो हम सब लोगों को, बच्चों को भी और एल्डरली लोगों को लगवानी चाहिए, और जो भी थोड़े इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड उनको लगवानी चाहिए पर से। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मेरे देशवासी हैं पर से, जो पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड हमारा रहे हैं, वी आर बेटर प्रोटेक्टेड देन एनीबॉडी ऑन अर्थ। तो पर से हमें ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी का और अपने डाइट का ख्याल रखिएगा। आई थिंक इफ दिस व्हाट वी डू, आई थिंक दैट्स गुड एनफ। नो पैनिक इन एट ऑल। ओके सर, बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जिस पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि पिछले एक दशक में या कहें 1.5 दशक में हमने कई सांस की बीमारियां देखी हैं। क्या आने वाले वक्त में सांस की बीमारियों की संख्या, रफ्तार जो है और तेजी से बढ़ेगी, और ये राजेश, कितनी घातक भी साबित हो रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, बीमारियां सांस से, मोस्टली दवाइयां, बीमारियां हवा से फैलती हैं, एयरबोर्न होती हैं। तो आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। वी सस्पेक्ट कमिंग ईयर्स विल बी इवन वर्स, बिकॉज आप जानते हैं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, उसके तहत वायरस और आदमी की लड़ाई या मानव की लड़ाई ड्यू है। So I think we need to be more careful. We need to be more following hygienic means. We need to have better vaccines, and we must take the existing vaccines. I already told you, फ्लू की वैक्सीन और न्यूमोकोकस वैक्सीन इंडिया में है, लेकिन पीपल डोंट टेक दम। सो आई वुड अर्ज थ्रू योर चैनल कि लोग, ये जो एटलीस्ट जो वल्नरेबल ग्रुप है, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, उनको जरूर बचाया जाए। ये बहुत मदद मिलेगी इससे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश चावला सर, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, इतना कीमती समय दिया और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं पर बात रखी। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब ने जो चीज कही बड़ी अहम, कि डरने की जरूरत नहीं है। WHO की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। भारत सरकार, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पे है, और लगातार चीन में क्या कुछ हो रहा है उस पे हम नजर बनाए हुए हैं। तो कोरोना जैसी पैनिक नहीं लेनी है, लेकिन कोरोना में जो सावधानियां बरतते थे, उन सावधानियों को बरतना है, क्योंकि ऑलरेडी कई छोटे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, भारत पहुंचा फ्रांस का परमाणु युद्धपोत। भारत फ्रांस की नेवी करेंगी सैन्य अभ्यास। 40 साल बाद एक्शन में फ्रांस की नौसेना। युद्धपोत चार्ल्स डी गाले पर तैनात हैं राफेल एम। भारत पहुंचा फ्रांस का परमाणु युद्धपोत। भारत फ्रांस की नेवी करेगी सैन्य अभ्यास। 40 साल बाद एक्शन में फ्रांस की नौसेना। युद्धपोत भारत पहुंचा है चार्ल्स डी गाले। भारत पहुंचा फ्रांस का परमाणु युद्धपोत। भारत फ्रांस की नेवी करेंगी सैन्य अभ्यास। 40 साल बाद एक्शन में फ्रांस की नौसेना। युद्धपोत चार्ल्स डी गाले भारत पहुंचा है। भारत पहुंचा फ्रांस का युद्धपोत। परमाणु युद्धपोत चार्ल्स डी गाले पहुंचा है। चार्ल्स डी गाले पर तैनात है राफेल एम। फ्रांस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर पूरी ताकत के साथ ये युद्धपोत आया। पूरा स्ट्राइक ग्रुप जो है वो भारत पहुंचा है। 40 साल बाद हिंद प्रशांत महासागर में फ्रांस एक्टिव हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है, ये तो एक्सपर्ट से आगे समझने की हम कोशिश करेंगे। भारत फ्रांस का नौसैनिक अभ्यास यहां पे होगा। चीन को यूरोप देना चाहता है एक मैसेज कि हिंद प्रशांत महासागर में दादागिरी ड्रैगन की नहीं चलेगी। भारत भी खरीद रहा है राफेल एम, इसको लेकर लंबी बातचीत हुई है। तो वो भी, राफेल एम की भी ताकत भारत की नौसेना यहां पर देखेगी। और साथ ही में क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या एक चीन को मैसेज है या कुछ और इंडो पैसिफिक में चल रहा है, ये तो एक्सपर्ट बता पाएंगे। और आज हमारे साथ दो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट पायलट। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू सर समय देने के लिए। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी जी, जय हिंद। थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपके साथ मैं करूंगा। फ्रांस के परमाणु युद्धपोत का भारत आना, भारत की नेवी के साथ अभ्यास करना और 40 साल बाद फ्रांस की नेवी का इंडो पैसिफिक में एक्टिव होना, क्या ये चीन की जो आक्रामकता है बढ़ती जा रही है उसके लिहाज से हम देखें, या भारत और फ्रांस की जो एक पार्टनरशिप है जो लगातार मजबूत हो रही है, हम उस लिहाज से देखें सर? हाँ जी हाँ राजेश, भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य मिलिट्री कोऑपरेशन हमेशा से ही रहा है। 60 की दशक से ही इंडियन एयरफोर्स ने भारत के फाइटर विमान भारत की एयरफोर्स ने फाइटर विमान फ्रांस से लेने शुरू कर दिए थे। शुरुआती दौर में तूफानी आया, फिर मिस्टियर आया, बाद में मिराज 2000 आए। इस तरह से इंडियन नेवी में ने भी लगातार फ्रांस से सबमरीन लिए। फ्रांस की मदद से भारत ने हमारे जो शिपयार्ड्स हैं वहां पे सबमरीन बनाए। इस बार की जो एक्सरसाइज है वो खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार पहली बार नेवल एक्सरसाइज में एयर अटैक का एक प्राइमरी भूमिका रहेगा। जी फ्रांस की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स के राफेल के साथ एक्सरसाइज करेगी। क्या इसका एक चीन विरोधी आंकलन है? आपका सवाल का जवाब ऐसा होगा कि फिलहाल जी भारत और चीन के बीच में जिस तरह के रिलेशन हैं उसके मद्देनजर हम किसी भी देश के साथ एक चीन विरोधी मिलिट्री गठबंधन की ओर नहीं जा रहे। जैसे कि पहले क्वाड भी था, क्वाड में जी भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। हमने हमेशा से ही सब देशों को बोला कि भारत क्वाड का इस्तेमाल एज ए मिलिट्री प्लेटफॉर्म करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। इसी तरह से अभी जो जॉइंट एक्सरसाइज फ्रांस के साथ चल रही है इसमें भी हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंटी चाइना नहीं है। हाँ, ये है कि भारत बहुत जल्दी ही राफेल एम विमान 26 राफेल जी एम विमान फ्रांस से लेने वाला है। और दोनों एयर नेवीज के बीच में बहुत स्ट्रांग कोऑपरेशन की दरकार है ताकि हम जल्दी से जल्दी राफेल एम की जो मास्टरी है वो हासिल कर लें और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पूरी तरह से सक्षम बना लें। जी राजेश। जी मैं फिर आता हूं सर आपके पास, लेकिन करोड़ी सिंह जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्तों की चर्चा होती है, भारत रूस के रिश्तों की चर्चा होती है, लेकिन राजेश जी एक आवाज नहीं गहराई। आ रही है आपकी। जी देखिएगा करोड़ी सिंह जी के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, थोड़ा सा चेक करिएगा। आवाज नहीं आ रही है राजेश जी। जी अभी आ रही है सर? अभी आवाज देवनाथ सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवनाथ सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी आवाज जी नहीं आ रही है। ओके, करोड़ी सिंह जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। देवनाथ सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा और मैं आपके पास आता हूं। लेकिन देवनाथ सर राफेल एम को लेकर भी मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि चार्ल्स डी गाले के ऊपर राफेल एम भी तैनात है और ऐसी खबरें हैं कि भारत की नेवी राफेल एम खरीद सकती है। भारत फ्रांस के बीच हाँ इसकी जी, डील लगभग कंफर्म। राजेश जी की आवाज नहीं आ रही है। देवनाथ सर अब आ रही है राजेश जी की आवाज। हाँ राजेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं सर आपको। हाँ राजेश, जहां तक राफेल एम की बात है मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी के जो पायलट्स हैं उन्होंने राफेल एम को फ्रांस में जाकर ऑलरेडी उड़ा लिया है और उसका आकलन कर लिया है। उसको जी बहुत यूजफुल और बहुत जल्दी ही राफेल एम जो है भारत में आने वाला है। होता यह है कि जब राफेल एम भारत में पहली बार आएगा तो हमारे जो नेवी के पायलट्स हैं फिर से उसको पहले लैंड बेस्ड रनवे से उड़ाएंगे। जैसे ओके कि सर। हमारे पास नेवी का रनवे कोची में है, गोवा में है, बॉम्बे में है।
तो उसको उड़ाने के बाद फिर फाइनली जब वो एक्सपर्ट बन जाएंगे लैंड वाले जी। रनवे से टेक ऑफ और लैंड वाले रनवे में लैंड करने से एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो फिर वो जाकर एयरक्राफ्ट कैरियर पर राफेल एम को लैंड कराएंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, मैं दर्शकों को बता दूं। जब जमीन पर ओके। राफेल एम लैंड करता है तो वो अपना जो एरेस्टर हुक होता है, राफेल एम के पीछे पूंछ में एक हुक जैसा डिवाइस लगा है। अ, जी। तो जमीन पर जब वो लैंड करता है तो नॉर्मल जहाज की तरह से लैंड कर जाता है, जैसे नॉर्मल एयरफोर्स के राफेल लैंड करते हैं। लेकिन जब वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करते ही वहां पर 4 तार जो है वो लैंडिंग स्ट्रिप के 90 डिग्री पर ओके। परपेंडिकुलर बिछी रहती है। 4 तारें मोटी और स्ट्रांग, इनको बोला जाता है एरेस्टर वायर। तो ओके। जब वो लैंड करता है एयरक्राफ्ट कैरियर पर इंडियन नेवी के, तो ये उसका जो हुक है उसको डाउन कर देते हैं राफेल की पूंछ में, ताकि वो हुक जी। जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर में जो 4 परपेंडिकुलर एरेस्टर वायर लगे हैं उनमें फंस जाए, उनमें से किसी में भी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में। और वो क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे बहुत छोटा होता है और वो जैसे ही हुक फंस जाता है बिल्कुल। तो वो अटक के रुक जाता है। उसके बाद इंडियन नेवी के पायलट्स को ऑपरेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो उस ऑपरेशनल ट्रेनिंग में भी शुरुआती दौर में फ्रांस की जो एयरफोर्स है उसके पायलट आकर, फ्रांस की जो नेवी है उसके पायलट जी। आकर हमारी नेवी के पायलट्स को सिखाएंगे। उसमें कुछ समय लग जाता है, 1 महीना 2 महीना, उनको 8, 10 या 12 सॉर्टीज करनी पड़ती हैं इसके पहले कि उनको डे ऑपरेशनल डिक्लेयर किया जाए। और फिर ओके उसके सर। बाद भी करीबन तीसरे चौथे महीने में उनको फिर से कोई 12 या 24 सॉर्टीज करनी पड़ेंगी। उसमें भी फ्रांस ओके। की नेवी के पायलट हमें ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि जी। रात के टाइम पर कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर लैंड करना है, रात के टाइम पर ओके। कैसे समुद्र के ऊपर वेपन फायर करना है, अगर दुश्मन का टारगेट है, दुश्मन का शिप है, तो रात के अंधेरे में उस पर कैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराएं या गाइडेड मिसाइल से हमला किया जाए रात के अंधेरे में। तो ओके। उसमें भी लग जा, तो उसके बाद ही एक नेवी के पायलट को फुल्ली ऑपरेशनल डिक्लेयर किया जाता है। जी राजेश। ठीक है सर। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ करोड़ी सिंह जी। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप करोड़ी सिंह जी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, करोड़ी सिंह जी, जी। मेरा सवाल ये था कि भारत अमेरिका के रिश्तों की हमेशा चर्चा होती है, भारत और रूस के रिश्तों की चर्चा होती है, लेकिन हम भारत और फ्रांस के रिश्तों की एक अलग अहमियत और एक अलग गहराई देखते हैं सर। देखिए राजेश जी, जो फाइटर जेट हैं उनके स्पेसिफिकेशन और प्रोसीजरल बात डिटेल से देवनाथ सर ने बताई, लेकिन उससे जी। पहले देवनाथ सर ने एक चीज और भी बताई। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस जो जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है, ये जी। दोनों देशों के राष्ट्र हित के लिए की जा रही है। भारत का सुरक्षा संबंधी हित ज्यादा है। जहां तक आपका सवाल है कि फ्रांस के साथ भारत जी। क्यों कर रहा है, भारत मैं और माफी चाह रहा फ्रांस। हूं, मैं बीच में माफी चाह रहा हूं, आपसे माफी चाह रहा हूं, मुझे पीछे से कमान आ रही है एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं छोटा सा ब्रेक लेकर सीधा करोड़ी सिंह जी आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ और इसी जवाब के साथ। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है। दरअसल फ्रांस का युद्धपोत भारत पहुंचा है, परमाणु युद्धपोत है, और भारत और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज होने वाली है। इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। करोड़ी सिंह जी, माफी चाहूंगा आपसे कि ब्रेक पे मुझे जाना पड़ा, लेकिन अब मेरा सवाल सर कि भारत और फ्रांस के रिश्तों की क्या गहराई है और इंडो पैसिफिक में दोनों का साथ आना क्यों जरूरी है सर? देखिए राजेश, आज के संदर्भ में भारत और फ्रांस के राष्ट्र हित हैं, उनमें सामंजस्य बैठ रहा है, कन्वर्जेंस हो जी। रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, भारत की रशिया के साथ पार्टनरशिप है, अमेरिका के साथ भी पार्टनरशिप है, अमेरिका के साथ इनिशिएटिव फॉर एमर्जिंग क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके भी है। लेकिन सैन्य दृष्टि से भारत फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और जी। कुछ सीमा तक इजराइल से अपने वेपन्स या मिलिट्री साजो सामान लेना। भारत की ये नीति इस तरह की क्यों बनी और फ्रांस इतना ईगर क्यों हुआ कि बहुत जल्दी नजदीक आ गया? दोनों देशों का हित किस तरह से कन्वर्ज होता है? अमेरिका
और ऑस्ट्रेलिया जापान मिलके भारत के साथ क्वेड बनाया। लेकिन जी जब फाइव आइज बनी और जब ऑकस बना तो फ्रांस और भारत दोनों को आइसोलेट किया। फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट था, तो वो एग्रीमेंट जी कैंसिल करवा के ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट किया परमाणु वाला। तो बिल्कुल फ्रांस एग्री। को ऐसा लगा कि फ्रांस को आइसोलेट कर रहे हैं, और एक स्टेज पे फ्रांस के राष्ट्रपति को ये कहना पड़ा कि हम अमेरिका के मित्र हैं, अलाइंड नहीं है अमेरिका से, यहां तक कहना पड़ा। जी तो फ्रांस ने ये देखा कि अमेरिका फ्रांस को आइसोलेट कर रहा है, फ्रांस के साथ उस तरह के रिश्ते नहीं बना रहा है जितना ब्रिटेन के साथ है या दूसरे अपने मित्रों के साथ बनाता है। दूसरी तरफ भारत ने ये देखा कि रशिया ऑलरेडी युद्ध में है और परंपरागत तरीके से मिलिट्री साजो सामान के लिए रशिया पे भारत की काफी डिपेंडेंस थी। लेकिन रशिया जी वार में फंसा हुआ है और एक कंट्री पे डिपेंड होने से हमारी सुरक्षा को कहीं खतरा हो सकता है। तो भारत को ऐसा लगा कि फ्रांस है वो ज्यादा रिलायबल हो सकता है, ज्यादा डिपेंडेबल हो सकता है, और इसके साथ ही जो इंडो पैसिफिक एशिया प्रशांत हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है, वहां अगर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है तो अमेरिका कहीं ऐसा न हो कि अनड्यू दबाव बनाए सुपर पावर होने की वजह से, अपनी हेगेमनी की वजह से। क्योंकि एक जी स्टेज पे अमेरिका ने यहां तक कह दिया था कि इंडियन ओशियन डज नॉट मीन इट्स इंडियाज ओशियन। तो भारत बिल्कुल को सर भी बिल्कुल। एक संदेह होना स्वाभाविक था। तो ऐसी स्थिति में भारत का हित और फ्रांस का हित में कन्वर्जेंस हुआ और फ्रांस ने रुचि दिखाई। तो भारत और फ्रांस का जो नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, भारत ये मैसेज देना चाहता है कि हम किसी एक पे डिपेंडेंस नहीं है, हम कहीं भी हमारे राष्ट्र हित के साथ, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करते हैं। और फ्रांस भी ये मैसेज देना चाहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भारत जैसे बड़े देश भी हैं। तो दोनों देशों का राष्ट्र हित कन्वर्ज हो रहा है और इसीलिए ओके सर फ्रांस और भारत इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारत ने वो फिलीपींस के साथ भी बाइलेटरल की, लेकिन क्वेट की बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज जब साउथ चाइना सी की बात उठी तो भारत ने मना कर दिया, भारत ने वो ज्वाइन नहीं किया। तो भारत ये भी चाहता है कि हम चीन को टारगेट न करें भारत किसी भी रूप में, जैसे देवनाथ सर ने जी शुरू में कहा था। भारत स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की प्रतिरक्षा को लेके अपनी नीति को, कूटनीति को मजबूत कर रहा है और भारत किसी ठीक भी है देश सर से रिश्ते उसी आधार पे बना रहा है, किसी देश को टारगेट करके नहीं बना रहा है। लेकिन भारत ठीक ये है भी सर। चाहता है कि कोई देश भारत को ग्रांटेड नहीं ले कि भारत तो मेरा पिछलग हुआ है, मेरे साथ है, मेरे दबाव में रहेगा। तो ये भारत की एक स्वाभाविक नीति है जो जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते लेकिन हैं बड़े कि अहम किसी गुट भारत में और नहीं फ्रांस के होना। रिश्ते हैं सर। चलिए मैं लौटता हूं सर, क्योंकि एक और बड़ी खबर है, उसके ऊपर डिटेल से बातचीत बहुत जरूरी है। जल्दी से वो बड़ी खबर प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। भारत को मिला 6th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर। जर्मनी फ्रांस ने दिया FCAS में शामिल होने का ऑफर। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बनाने का ऑफर। चीन ने बना लिया है 6th जनरेशन फाइटर जेट। भारत को मिला 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का या उसमें शामिल होने का ऑफर। जर्मनी फ्रांस ने दिया FCAS में शामिल होने का ऑफर। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बनाने का ऑफर। पास चलेंगे। ये बड़ी अहम खबर है, देवनाथ सर से समझने की इसको कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स के साथ आपको जानकारी दे दें। भारत को FCAS बनाने का ऑफर, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ने ऑफर दिया। ब्रिटेन, जापान और इटली का ये ऑफर। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के लिए भी भारत को इनवाइट किया गया है।
GCAP। भारत अपने AMCA पर काम कर रहा है। F-35 और Sukhoi 57 से ये बढ़कर होगा। कहा जा रहा है कि 5.5 जनरेशन का AMCA होगा। चीन ने टेस्ट किया है 6th जनरेशन का फाइटर जेट और 2 शॉटी उसकी हो चुकी हैं, उसके वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब मैं देवनाथ सर के पास चलूंगा। सर, एक तरफ चीन 6th जनरेशन फाइटर जेट की उड़ान भर रहा है और हम अभी 4.5 में फंसे हुए हैं, लेकिन यूरोप का आपको ऑफर दे रहा है कि आप आइए हमें ज्वाइन करिए, हम चीन से भी बेहतर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या भारत AMCA में ही अटका रहेगा या भारत ये जो 2 ऑफर यूरोप से आ रहे हैं उसकी तरफ जाएगा? सर राजेश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं जरा दर्शकों को पृष्ठभूमि बता देता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है कि रूस ने भारत को ऑफर किया कि भारत सुखोई 57 प्रोजेक्ट में उनको ज्वाइन करे। तो जब सुखोई 57 जॉइंट डेवलपमेंट की बात आई तो 10 साल पहले भारत सरकार ने कहा ठीक है, और कहते हैं ना, टोकन मनी के हिसाब से रोका करने के लिए भारत ने 500 करोड़ रुपए रशिया को दिए भी। जी। जब वो प्रोजेक्ट कुछ साल चला तो आज से 5 साल पहले सडनली भारत की सरकार ने ये सोचा कि हम तो हमारा AMCA बना रहे हैं, तो सुखोई 57 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत ने आज से 5 साल पहले सुखोई 57 प्रोजेक्ट में जो जॉइंट डेवलपमेंट हो रहा था भारत और रूस के बीच में, उसको त्याग दिया। हमने जी। एक कदम पीछे ले लिया, उससे अलग हो गए। ओके। तो इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो AMCA तो आएगा, सिर्फ फर्क यह है कि जी। 10 साल बाद आएगा कि 15 साल बाद आएगा। मेरा आकलन ये है कि AMCA के पहले तेजस मार्क 1A आना है, आ जाएगा दो ओके तीन सर। 5 साल में। उसके बाद तेजस मार्क 2 आना है, आ जाएगा 5 या 10 साल में। तो इससे अगर हिसाब लगाएं, AMCA भी आना है, आएगा, कोई शक नहीं है, लेकिन आने में 15 साल है। तो भारत सरकार फिलहाल किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं ज्वाइन करेगी, ये जो 2 ऑफर आपने बताए हैं, क्योंकि जी। इनकी तरफ अगर हम हमारा मन, तन, दिमाग और पैसा डाइवर्ट करेंगे इन जॉइंट वेंचर्स के लिए विदेशियों के साथ, तो जी। AMCA जो है वो अधर में लटक जाएगा। क्योंकि भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि हम AMCA में भी एक साथ, AMCA में टोटली इंडियन, जो मैं हवाई जहाज की नहीं बात कर रहा, जी। जो जी। उसका जो प्रोजेक्ट है ड्राइंग रूम में, ड्राइंग बोर्ड पर बनाना, फिर उसका इंजीनियरिंग मॉडल तैयार करना, फिर उसका प्रोटोटाइप तैयार करना, फिर उसका इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस करना, फिर फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस देना, इतने में भारत सरकार के करीबन 55,000 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। ओके सर। तो हमारे और ये उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को जो सप्लाई है वो तो उसके बाद चालू होगी। तो जी। भारत सरकार के पास, मैडम निर्मला एक सीतारमन के पास फंड इतना का पैसा फंड नहीं की है कमी कि है। वो आ, AMCA में भी डाले और वित्त मंत्री इन के पास विदेशियों के फंड की साथ कमी दूसरे है और प्रोजेक्ट मेरे में भी पास हाथ डाले। वक्त की कमी है। थोड़ी सी समस्या है कि निर्मला सीतारमन जी के पास फंड की कमी है और मेरे पास जो टाइम है वो मेरा लगातार कम होता जा रहा है। बस एक करोड़ी सिंह जी से आखिरी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी, 2 से 2.5 मिनट मेरे पास बचे हैं। मैं पॉइंट ये समझना चाहूँ, चीन जिस प्रकार से अपनी सेना को, खासकर एयरफोर्स और नेवी को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, उसका कुछ तो मकसद होगा सर इसका। अगर आप 6th जनरेशन तक पहुंच के हैं तो कुछ तो मकसद है जो इस वक्त शी जिनपिंग के दिमाग में है सर। रूप से चीन अगर 6th जनरेशन में जा रहा है तो भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन जैसा देवनाथ सर ने बताया कि इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी है, पॉलिटिकल नेसेसिटी भी है, लेकिन टाइम भी बहुत लंबा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे देश दूसरे सिस्टम का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन वो भी कितना वायबल होगा वो भी हमें देखना चाहिए। लेकिन भारत की आज की स्थिति में ये राजनीतिक आवश्यकता है कि चीन के साथ किसी रूप में सैन्य दृष्टि से भारत पैरिटी रखे, एटलीस्ट कम डिटरेंस के रूप में भारत के पास कुछ होना चाहिए। ऐसा न हो कि सैन्य दृष्टि से भारत चीन से बहुत कमजोर हो। चीन को टारगेट नहीं करना चाहता भारत, अपने आप को मजबूत करना चाहता है। लेकिन जो 3 सीमाएं बताई देवनाथ सर ने,
उन सीमाओं में रहते हुए भारत कैसे करे, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। और ऐसी भारत की स्थिति देख के जो दूसरे देश ऑफर कर रहे हैं फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और द ग्लोबल कॉम्बैट एयर सिस्टम, उसकी तरफ भारत कैसे जा सकता है, क्योंकि भारत की फाइनेंशियल सीमाएं हैं, पॉलिटिकल सीमाएं भी हैं, लेकिन टाइम वाली भी है। तो भारत बीच का रास्ता कैसे निकाले, कौन सा रास्ता हो सकता है, तो ये निश्चित रूप से हमारे नीति निर्माता हैं या हमारे डिफेंस और जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं निश्चित रूप से इस दिशा में सोचेंगे, और जो मोस्ट वायबल होगा फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और टेक्नोलॉजिकली, उस दिशा में जाएंगे। अब किस दिशा में जाते हैं अभी आज की स्थिति इसके में लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीन के साथ पैरिटी की जरूरत है। चीन के साथ पैरिटी और डिटरेंस दोनों की जरूरत है। क्योंकि चीन ताकत की भाषा समझता है, तो आपको अपने जखीरे में वो ताकत रखनी होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर बहुत बहुत शुक्रिया, करोड़ी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।